Welcome back, students. Today we will start a new chapter, chapter 9, biomolecules. As the name indicates, biomolecules means the molecules which are present or which obtained from the living organism is known as biomolecules. Chemical composition analysis. कभी आपके दिमाग में भी ये चीज़ आती होगी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं, सेल से आगे क्या, सेल से आगे आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, लेकिन इससे आगे क्या, इनका बेसिकली केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। तो केमिकल कंपोजिशन को फाइंड आउट करने का जो है, टू टाइप से केमिकल कंपाउंड्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने 10th में आप लोगों को बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, या प्रिसाइजली कहें तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, इट मे बी ए लीफ, इट मे बी अ लिवर पार्ट, इट मे बी अ टिश्यू, कुछ भी लेंगे, उसको हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में पेस्टल एंड मोर्टर में ग्राइंड करेंगे। इस तरह से ग्राइंड करेंगे कि हमें ये स्लरी फॉर्म में ऑब्टेन हो जाए। स्लरी मीन जैसे आप देखते हो ना, कुछ भी लिविंग पत्ते डाल के थोड़ा सा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या घर में भी पानी डाल के आप ऐसे ग्राइंड करते हो पेस्टल, मोर्टल एंड पेस्टल में, तो स्लरी लिक्विड से ऑब्टेन हो जाता है। जैसे चटनी कह सकते हैं, चटनी बहुत लिक्विड फॉर्म में जो होती है, दैट इज़ नोन एज दी स्लरी। उसके बाद में जब इस स्लरी को हम फिल्टर करते हैं तो हमें 2 पार्ट्स ऑब्टेन होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेट, दैट इज़ एसिड सॉल्युबल, एंड द रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल। सपोज हमने ये इसमें छान दिया है, ठीक है ना, चीज़ क्लॉथ या कॉटन से हमने इसे छान दिया है, तो हमें फिर 2 पोर्शंस मिलेंगे। एक पोर्शन नीचे लिक्विड होगा, दैट इज़ नोन एज एसिड सॉल्युबल और फिल्ट्रेट पोर्शन, और दूसरा जो चीज़ क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा दैट इज़ नोन एज retentate. Retentate means something which is retained. Retained हो जाएगा इस क्लॉथ के ऊपर, that is acid insoluble part. तो ये 2 पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। फिर आगे हम जो इनके बेसिस पे पता लगा सकेंगे कि ये क्या है। जो एसिड इंसॉल्युबल पोर्शन है उसके अंदर जो है मोस्टली हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगाने के लिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, जो भी टिश्यू या पार्ट है उसको हम बर्न कर देंगे। बर्न कर देंगे तो उसमें जो भी केमिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ तो ऑक्साइड बना के जो है गैशियस फॉर्म से रिलीफ हो जाएंगे, पीछे ऐश बच जाएगी। इस ऐश को जब हम एनालिसिस करेंगे, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग जो है सॉल्ट एनालिसिस करते हो, तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये इस ऐश के अंदर प्रेजेंट होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टिश्यू सैंपल को बर्न करने से पहले जो है जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसे हम 2 कंसर्न्स में लेते हैं लिविंग टिश्यू का। वन इज़ वेट वेट एंड अदर इज़ ड्राई वेट। वेट वेट, जब कोई भी टिश्यू के अंदर पानी प्रेजेंट होता है तब हम उसे वेट वेट के साथ में मेजर करते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम पानी का कंपोजिशन आता है। जब हम उस मटेरियल को सुखा देते हैं, उसके बाद में वो ड्राई हो जाता है, तब जो उसको वे करते हैं दैट इज़ नोन एज इट्स ड्राई वेट, जिसमें बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। एज द नेम इंडिकेट्स, माइक्रो मीन्स दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड मैक्रोमोलिक्यूल मीन दे आर ऑफ द लार्जर साइज। तो माइक्रोमोलिक्यूल मोस्टली मोनोमर्स बनाते हैं। जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज़ मोनोमर्स। कैसे, जैसे माला होती है, माला में एक एक मोती जो होता है वो मिलकर के पूरी माला बनाता है, तो एक एक मोती जो है दैट इज़ मोनोमर, और पूरी माला जो है दैट इज़ पॉलीमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मोनोमर सिंगल यूनिट बनाते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, मैक्रोमोलिक्यूल इनकी साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज़्यादा होती है। और जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनकी साइज जो है वो 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक होती है। तो 800 डाल्टन से बिलो अप टू 18 डाल्टन जो है दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल्स,
और 800 या 1000 डाल्टन से ऊपर जो होती हैं दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन मेटाबोलाइट्स जो हैं, मेटाबोलाइट्स मीन्स वो सारे केमिकल जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मैंने बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक वो जिसमें कोई चीज़ बनती है, कैटाबॉलिक वो जिसमें ब्रेक डाउन होता है। तो उनमें जो भी केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो मेटाबोलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो सारे मेटाबोलाइट्स या वो सारे सब्सटेंसेस जिनका फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाइबल है, वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका रोल हमको पता है कि सेल के अंदर ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी के कंसर्न में आप लोग को बताऊंगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं कंबाइन होकर के या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाता है ड्यूरिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन अ बॉडी, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं दोज आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे पिगमेंट्स हैं, एंथोसाइनिन है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन है, कर्क्यूमिन है, एल्कलॉइड्स हैं, मॉर्फिन, कोडीन, एसेंशियल ऑयल लाइक लेमन ग्रास ऑयल, पॉलीमरिक कंपाउंड लाइक रबर, गम, सेल्यूलोज, रेजिन्स। तो ये सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इनका एग्जैक्ट फंक्शन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो अभी तक प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं किया गया है। सो दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ड्रग्स है, एल्कलॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, पॉलीमरिक कंपाउंड्स है, रबर, गम, रेजिन्स, ये ह्यूमन बीइंग के लिए जो है काफ़ी यूजेबल है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दीज आर वेरी यूजफुल कंपाउंड, बट प्लांट्स में इनका एग्जैक्ट रोल जो है वाई दे आर नीडेड फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसका पता जो है वो नहीं फाइंड आउट हुआ है। येस, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है। द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग वेट ग्रेटर देन द 1000 डाल्टन्स, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो एसिड सॉल्युबल पोर्शन में मिलता है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये सारे के सारे जो है वो पॉलीमर्स हैं जो कि सिंगल यूनिट से मिलकर के बने हैं। सिंगल यूनिट्स कंबाइन होती हैं। ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रोटीन है पॉलीमर अमाइनो एसिड्स का। कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ पॉलीमर ऑफ शुगर, सिंपल शुगर का। सिंपल शुगर भी हो सकती है मोनोसेकेराइड, या सिंपल शुगर का पॉलीमर है। लिपिड, फैट्स हैं, ऑयल्स है, वैक्स, स्टेरॉइड, दीज आर द लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड में शुगर भी होता है, ऑर्गेनिक बेस भी होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। तो दीज थ्री, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द फॉस्फेट ग्रुप टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। यहाँ बता दूँ मैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इनका जो वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। लेकिन लिपिड्स जो हैं ये एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका वेट जो है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए इसको हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनका मॉलिक्यूलर वेट तो कम है, लेकिन ये जो है एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में पाए जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो दीज आर केप्ट इन दी मैक्रोमोलिक्यूल्स कैटेगरी। तो इन्हें हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका वेट जो है वो 800 डाल्टन से कम होता है। ये दिस इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। वाटर 70 to 90% होता है, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1%। इस टेबल पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के
हाफ ईयरली एनुअल में भी आ चुका है और कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है कि कितना पोर्शन जो है कौन सा मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का कंपोजिशन वाटर है, इसीलिए हमें दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी जो है ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। यस, इस कैटेगरी में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें अमाइनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है। अगर आपको याद हो तो मीथेन जो है, मीथेन में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इन्हीं 4 वैलेंसी में जो है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन जो है दैट फॉर्म द अमाइनो एसिड। इनको अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम कार्बन पर एक तरफ जो है वो एसिडिक ग्रुप अटैच होता है और दूसरी तरफ जो है वो अमीन ग्रुप जो है वो अटैच रहता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं NH2। ये अमीन ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है। तो सेम कार्बन पर अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज अल्फा कार्बन। सो दीज आर नोन एज द अमाइनो एसिड्स। यस, मैं बता रही थी कि आप लोगों ने मीथेन में पढ़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर भी जो है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। एक हाइड्रोजन को हटा करके अमीन ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन को हटा करके कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही रहा और ये 4th हाइड्रोजन के यहाँ पे R ग्रुप आ जाता है। R इज़ अ वेरिएबल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है अमीन ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर, और ये जो R वेरिएबल ग्रुप जो प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द R ग्रुप अमीनो एसिड जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन के अंदर जो है वो 20 अमीनो एसिड्स हैं। R ग्रुप जो है इन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स में ये हाइड्रोजन हो सकता है। जब हाइड्रोजन होता है ये R, तब जो अमीनो एसिड होता है दैट इज़ नोन एज ग्लाइसिन। जब ये मिथाइल ग्रुप होता है देन इट इज़ नोन एज एलानाइन। जब हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है देन इट इज़ नोन एज जीरीन। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक सबका सिमिलर है, लेकिन जो R ग्रुप है वो चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है अमीनो एसिड्स की दैट इज डिसाइडेड बाय द R वेरिएबल ग्रुप। R वेरिएबल ग्रुप है, इनके बेसिस पे जो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक हो सकते हैं जैसे लाइसिन है, न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे वैलिन अमीनो एसिड्स है। ये डिफरेंट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक भी होते हैं जैसे टायरोसाइन है, फिनाइल एलानाइन है, ट्रिप्टोफन है। दीज आर दी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयनिक फॉर्म मीन ये आयोनाइजेबल फॉर्म में रहता है। ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी ये बिहेव करता है। सो सच कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन बोथ एसिडिक एंड दी बेसिक फॉर्म्स या आयोनाइजेबल फॉर्म में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। दिस डिपेंड ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन जिसके अंदर इनको रखा गया है। सो अमीनो एसिड्स आर दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो बेसिक प्रोटीन पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर है दैट इज अमीनो एसिड। यस, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ड्रॉप कर रही हूँ जिसका आंसर आप लोग को फाइंड आउट करना है। आप लोग को ये पता लगाना है कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो आगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल टाइप के होते हैं। अब ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्या है ये आप लोग मुझे ढूंढ करके बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कुछ डाउट्स है तो हम गूगल मीट में डिस्कस कर लेंगे।